नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता तो नहीं मिल पाई, लेकिन कांग्रेस का समीकरण जरूर बिगाड़ देते हैं, जिसका फायदा सीधी तौर पर बीजेपी को मिलता है। देखिए सबसे पहले रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। वहीं भाजपा भी 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। बात करें बीते वर्ष 2019 की तो भाजपा ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। हालांकि भाजपा और कांग्रेस में जीत का समीकरण सीपीआई, गोगपा और बसपा पार्टी मिलकर इन 4 सीटों पर जांजगीर चांपा, बस्तर, कांकेर और कोरबा में तय करते हैं। बात करें बीते वर्ष 2019 की तो जांजगीर चांपा में बसपा के कारण कांग्रेस की करारी हार हुई थी। हालांकि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें इन पार्टियों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन गोगपा और बसपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरती है और अच्छा खासा वोट समेट दिया करती है। इन 4 पार्टियों के कारण कांग्रेस और बीजेपी की हार जीत का फैसला तय होता है, क्योंकि ये निर्दलीय पार्टी अधिकतम कांग्रेस के ही वोट का सफाया करती है। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मतों का ध्रुवीकरण है तो 2 दलों के बीच में ही रहता है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। तीसरे राजनीतिक दल एकाध विधानसभा क्षेत्र में, किसी लोकसभा क्षेत्र के एकाध विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोरबा के कुछ एक जगह प्रभाव है, या कम्युनिस्ट पार्टी का बस्तर के एक कोने इलाके में प्रभाव है, लेकिन ये सब भी विधानसभा तक चुनाव तक ही सीमित रहते हैं। लोकसभा चुनाव में इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर लड़े जाते हैं, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके मुद्दे, उनकी स्वीकार्यता जनता के बीच में बहुत ज्यादा नहीं जाती है। वहीं बात करें जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक, तो बस्तर में सीपीआई के वोट के कारण दूसरे दल जीतते आए हैं। वहीं कांकेर में बसपा का निर्दलीय असर अत्यधिक रहता है। कोरबा में गोगपा राजनीतिक पार्टियों के खेल का समीकरण बनाती है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ बनाने के बाद प्रदेश में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत साथ तो नहीं देती, लेकिन कांग्रेस की हार जीत का फैसला जरूर कर देती है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इन पार्टियों से हमको कोई नुकसान नहीं होना है। भाजपा ने दावा किया कि 11 की 11 सीट नरेंद्र मोदी के विकास को देखकर जनता हमें आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करेगी। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी कमर कसते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान, गरीब, महिला, युवा सभी की सेवा की है और एक एक परिवार तक, फिर से मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं पहुंची है। कोविड काल से आज तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। कोविड काल में टीका मुफ्त में मिला, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर ये चुनाव होना है और 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बहरहाल एक तरफ भाजपा लोकसभा के पूरे 11 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी वोट निर्दलीय प्रत्याशियों से कैसे बचा पाएगी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को उम्मीदवारों को 2009 से लेकर 2019 तक लगातार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा को भी कोरबा और बस्तर में नुकसान उठाना पड़ा है। देखना यह होगा कि निर्दलीय प्रत्याशियों से कांग्रेस और बीजेपी अपना वोट बैंक कैसे बचा पाएंगी। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो 2024 की सियासी लड़ाई में क्षेत्रीय दल किसका खेल बिगाड़ेंगे, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा क्षेत्रीय दलों की जो वोट शेयर होती है उससे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखता है। वहीं आपको बता दें कि 2004 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक अब तक 4 बार राज्य में चुनाव हुए हैं और हमेशा बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। आपको बता दें कि अब तक 4 बार हुए लोकसभा चुनाव में महज 2019 का लोकसभा चुनाव ऐसा रहा जब कांग्रेस 2 सीटें पाई, यानी उससे पहले तीनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस 1 सीटों पर ही सीमित रहा। कांग्रेस के हाथ 1 सीट लगी और 2018 के विधानसभा चुनाव जब हुए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजे छत्तीसगढ़ की। आप देख सकते हैं कि 2009 में कांग्रेस को 2 सीटें मिली, वहीं 2014 में 1 सीट, 2009 में 1 सीट, 2004 में 1 सीट, 2019 का एक लोकसभा चुनाव जहां कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज और ज्योत्सना जीतकर संसद पहुंचे थे। तो पिछले 4 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में
दोनों पार्टियों के परफॉर्मेंस को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि 2018 में बम्पर जीत के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीती और 68 सीटों के साथ सरकार बनाई। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद मोदी लहर और मोदी मैजिक ऐसा आया कि कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई। उससे पहले 2014 का जिक्र कर लिया जाए तो उसमें भी कांग्रेस के पास 1 सीटें हाथ लगी। 2009 में भी 1 सीटें और 2004 में भी 1 सीटें। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 की सियासी लड़ाई में आखिर कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाएगी और कांग्रेस का खेल या बीजेपी का खेल क्या निर्दलीय और क्षेत्रीय दल बिगाड़ पाएंगे क्या? इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वासु शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ श्रुति शुक्ला जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 पर। सबसे पहले मैं श्रुति जी आप ही के पास आना चाहूंगा। कैसे देखते हैं 2024 की लड़ाई को? क्षेत्रीय दल की जो वोट शेयर होती है हमेशा उससे नुकसान आप लोगों को होता दिखता है, और इस बार का लोकसभा चुनाव अब तक आप लोगों ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं किया। क्या कुछ तैयारी चल रही है? कल बैठक भी है जी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जी। निश्चित ही आवाज आ रही है ना जी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर निश्चित ही पार्टी में तैयारियां चालू हो गई हैं और एक युद्ध स्तर पर कहना चाहिए कि तैयारी हो रही है। और निश्चित ही जितने प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है वो भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जो जनहितैषी किसान हितैषी कार्य करे हैं उसका रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। और निश्चित ही विधानसभा चुनाव में कुछ परेशानियां हमें आई थी जिसका सामना हमें करना पड़ा, लेकिन वो जनता का जनाधार है और वो जनता का जो भी परिणाम है वो तो सिरोधार्य है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और लोकसभा चुनाव की रही बात है तो हमने जो कार्य विकास कार्य अपने प्रदेश में करे हैं अपनी जनता के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, तो उसको देखते हुए निश्चित ही पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि आगे लोकसभा चुनाव में परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। श्रुति जी आप कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में परिणाम अच्छे दिखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आपने जिक्र किया कि उनके काम जो किए हैं उसके बेसिस पे जनता उन्हें वोट देगी, लेकिन मैडम यहाँ तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने वोट नहीं किया। 2024 की क्या बात कीजिए, और 24 से पहले तो भूपेश बघेल तो घिरते हुए दिख रहे हैं महादेव सट्टा ऐप में भी। जी मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे अब उसमें परिणाम जो भी देखने को मिला है वो जनता का आशीर्वाद है, वो हमारे सिरोधार्य है, हमें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन उसके लिए हम अभी से कितना नकारात्मक सोच के तो नहीं बैठ सकते। हमने जो जनता के लिए अच्छे और सकारात्मक कार्य करे हैं, जो ऊर्जावान कार्य करे हैं, उससे हमें विश्वास है और आगे भी चुनाव की तैयारियां पार्टी में युद्ध स्तर पर हो रही हैं। मैंने वही आपको कहा है, तो निश्चित ही जो परिणाम है वो पॉजिटिव ही आएगा। और रही बात महादेव सट्टा ऐप की, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की ओछी हरकत करके ये साबित कर चुकी है कि वो अभी से कांग्रेस से डर रही है और माननीय भूपेश बघेल जी से डर रही है, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी के सामने राजनांदगांव लोकसभा से जो प्रत्याशी है, क्योंकि मैं खुद राजनांदगांव लोकसभा से आती हूँ, राजनांदगांव लोकसभा की ही वोटर हूँ, तो राजनांदगांव लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी संतोष पांडे, तो एक जनता होने के नाते मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि माननीय संतोष पांडे जी 5 साल निष्क्रिय रहने वाले सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पूर्ण विश्वास है, उनकी निष्क्रियता ही उन पर। ठीक है श्रुति जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है वासु शर्मा साहब, भूपेश बघेल कह रहे हैं और अभी श्रुति जी को भी आपने सुना कह रहे हैं कि आप लोग डर रहे हैं इसीलिए महादेव सट्टा ऐप की बात आ रही है। आप लोग पहले ही हार मान चुके हैं साहब। देखिए महादेव सट्टा ऐप का कुकर्म अब खुलने लगा है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो सट्टा का खेल इन्होंने चला रखा था उसकी परतें अब खुलने लगी है। कहीं ना कहीं ये बात तभी उड़ रही है कि भाई चुनाव के समय असीम दास और शुभम सोनी ने जो आरोप लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर, उस पर एफआईआर हुई है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही भैया, जो प्रमोटर है महादेव ऐप के ये बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल डरने की बात कोई नहीं। अगर आप सच सही हैं तो आप जाइए न्यायालय में इसको फेस कीजिए और तथ्य रखिए कि हमने एक ऐसा। लेकिन वासु साहब, लेकिन श्रुति जी कह रही हैं कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और संतोष पांडे की इस बार सीट खिसकती दिख रही है। इसको लेकर महादेव सट्टा ऐप का ये बहाना किया जा रहा है, राजनीतिक एफआईआर है ये। कल भूपेश बघेल साहब ने भी कहा था, अभी श्रुति जी भी कह रही हैं, और पिछले 5 सालों में संतोष पांडे ने क्या काम किया है इसका बाकायदा जिक्र भी किया है श्रुति जी ने।
अब देखिए श्रुति जी तो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, जनता तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो, उनसे तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तारीफ करेगी। आपको मैं बता दूं, श्रुति जी भी इस बात को जानती होंगी, 3-3 शासकीय कार्यालय जो राजनांदगांव में स्थित थी, उसको पूर्व मुख्यमंत्री ने दुर्ग शिफ्ट कर दिया। आप श्रुति जी से पूछेगा इस बात को, क्या राजनांदगांव की जनता पूछ रही है राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्यों किया? ये जनता, राजनांदगांव की जनता पूछ रही है। आप अपने रिपोर्टर के पूछ के लिए फैक्ट चेक कर सकते हैं इस बात को। तो श्रुति जी इस बात को नहीं बताएंगी। और भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों में विश्वास है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन है 100 दिन का। हमने जो वादे किए थे लगभग 80% से ज्यादा पूरे कर चुके हैं। आपको बता दूं, आवास की बात कर लीजिए, बकाया 2 साल बोनस की बात कर लीजिए, महतारी वंदन योजना 70 लाख से ऊपर महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से हमने ट्रांसफर किया, और 3100 रुपए और 21 कुंटल धान खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने करके दिखाया है, और छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद भी देगी। जी ठीक है। आशीष तिवारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले चारों लोकसभा चुनाव के नतीजे हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2 सीटें मैक्सिमम, उससे पहले 1 सीटें। आखिर कांग्रेस कहां चुकती है साहब? क्योंकि 2018 में जिस बेव की तरह भूपेश बघेल उभरे और जो बड़े मार्जिन से कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद लोकसभा चुनाव में 2 सीटें। इस बार का माहौल अलग है। 24 में मोदी की गारंटी, मोदी जी का नारा है 400 पार का। कैसे देखते हैं? राजनांदगांव पर खास फोकस हमारा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, और पूरे अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की बात कर ली जाए तो कैसे देख रहे हैं आप सर? आशीष साहब से तकनीकी खामियों की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। श्रुति जी, आपके पास आते हैं। अभी वासु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मोदी जी के नेतृत्व में हमने 80% गारंटी तो जनता को दे दिया है। ऑलरेडी जो हमने गारंटी दी थी उसको पूरा कर दिया, तो लोकसभा चुनाव तो ऐसे ही क्लियर ये लोग बता रहे हैं। दिनकर जी, मैं हमारे छोटे भाई वासु शर्मा जी से कहना चाहूंगी कि अगर ये मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी की गारंटी के लिए मैं सबसे पहले तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने महतारी वंदन योजना की बात की, जिसके पैसे आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक होने के बावजूद, महिलाओं का नाम पात्र होने के बावजूद, ऐसी कितनी महिलाओं को मैं जानती हूँ जिनके खाते में 1,000 रुपए की जो महतारी वंदन योजना की राशि थी वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाई है। 500 रुपए में इनके सरकार ने घोषणा पत्र में वादा सिलेंडर देने के लिए, आज सरकार बने 300 रुपए हो गया, 500 रुपए सिलेंडर का पता नहीं है। बोनस इन्होंने आधा अधूरा दिया है। लेकिन श्रुति जी आप कह रही हैं महतारी वंदन योजना का पैसा अकाउंट पे नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन ये सब जगह है, कई लोगों के बयान निकलकर सामने आए हैं, जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना के अकाउंट सीधे खाते में पहुंच रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट पे जा रहे हैं। अब कैश का लेन देन नहीं है, अब आपको कैश लेने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, देख लिया, पैसे आ गए। मैं वही कहना चाहती हूँ दिनकर जी, मैं बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ कि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होने के बावजूद, महिलाओं का नाम सत्यापित और पात्र होने के बावजूद ऐसी कई महिलाएं हैं, मैं आपके सामने साक्ष्य रख सकती हूँ कि जिनकी राशि बैंक अकाउंट में महतारी वंदन योजना की जो 1,000 रुपए मिल रही थी ये नहीं पहुंची है। महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंची, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन 100 में अगर 50 महिलाओं के खाते में राशि पहुंची तो 50 महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है। श्रुति जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले आशीष तिवारी साहब से के पास चला जाता हूं। आशीष साहब, आपने पिछले 4 लोकसभा चुनाव को देखा है, आपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं परफॉर्मेंस कांग्रेस की और बीजेपी की। टीवी स्क्रीन पर चल रहा है ग्राफिक्स प्लेट, उसमें है कि कांग्रेस मैक्सिमम 2 सीट पहुंच पाई है। इस बार के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? 2018 का माहौल अलग था, फिर भी 2 सीटें पे कांग्रेस सिमट गई थी, और इस बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मैदान में है। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही ये लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये पूरे भाजपा का गढ़ ही रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था वो 2 सीटों तक पहुंच पाई थी, जो पिछले 2019 के चुनाव में देखने को मिला था। जबकि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2004-5 का चुनाव हो जब 1 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी, महासमुंद से अजीत जोगी चुनाव जीत पाए थे विद्याचरण शुक्ल को हरा के। उसके बाद 2009 में भी हम देखते हैं कि कोरबा से चरणदास महंत जी चुनाव जीत कर आते हैं, बाकी सभी 10 सीट भाजपा के खाते में रहती है। 2014 में भी वही कहानी होती है कि बस्तर से 1 सीट जीत पाती है कांग्रेस, दुर्ग से 1 सीट जीत पाती कांग्रेस, उसके बाद सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा। 2019 में एक अवसर ऐसा आया जब 1 सीट को बढ़ाने में कांग्रेस कामयाब रही है, जब बस्तर और कोरबा
सीटों पर उसे कामयाबी मिली। इस तरह साफ नजर आता है कि 4 लोकसभा सीट चुनाव में बस छत्तीसगढ़ जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद से ही घोषणा कर दी है, ऐलानियत किया गया नेताओं द्वारा भाजपा के कि हम 11 की 11 सीट इस बार जीत कर दिखाएंगे। और क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर स्थानीय चेहरों को महत्व न देकर मोदी की गारंटी को महत्व दिया गया था, यानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव विधानसभा का लड़ा गया, जिसमें एक अच्छी खासी सफलता भाजपा को मिली। लेकिन आशीष साहब, मैं आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हूं, दर्शकों को बताने की भी आप कोशिश करिए कि जिस तरीके से 2018 का माहौल था, कांग्रेस एक बड़े बेव की तरह आई और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप की। 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो 2 बार छत्तीसगढ़ पहुंच गई, भारत जोड़ो राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है, उसका कितना इंपैक्ट हो सकता है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पाटन से लगातार 6 बार से विधायक हैं, लेकिन आज तक सांसद ही नहीं जीत पाए हैं, ये भी एक अपने आप में फैक्ट है और इस बार फिर से वो मैदान में है। और इस बार कांग्रेस ने जो 6 सीटों का ऐलान किया है उसमें तकरीबन 5 नए उम्मीदवार हैं। कैसे देखते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य को? देखिए, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं में एक तरह से उत्साह लोकसभा चुनाव के लिए नजर नहीं आ रहा था। मीडिया में छन छन की खबरें भी आई थी कि बड़े नेता चुनाव से दूरी बना रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। टी.एस. सिंहदेव जैसे बड़े नेता ने इस साफ तौर से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं करके। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरह से टिकट वितरण किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, रायपुर पश्चिम से पूर्व विधायक रहे विकास उपाध्याय को टिकट दिया है, तो कांग्रेस आलाकमान ने मैसेज देने की कोशिश जरूर की है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, इसकी कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर जो नजर आता है, ये जो बड़े नाम है वो नतीजों में कितना तब्दील कर पाएंगे अपने धाक को, अपनी शाख को, ये बहुत मुश्किल नजर आती। एक सवाल आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया, वो यात्रा जिस क्षेत्र से गुजरी है छत्तीसगढ़ के, उन क्षेत्रों में तो उतना खासा असर इसका अभी तक नजर नहीं आता। अंबिकापुर सरगुजा में उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हुई है, तो ऐसे में अभी जल्दबाजी होगा कि उनके छत्तीसगढ़ आने से कोई बदलाव आएगा, कुछ कह पाएंगे। जी ठीक है। वासु साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल महाराष्ट्र में जाकर खत्म हुई है, छत्तीसगढ़ भी पहुंची, विधानसभा चुनाव से पहले उसके बाद भी पहुंची है। ओबीसी आदिवासियों का मुद्दा लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और खुद आदिवासी के फेवर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहे थे। कैसे देखते हैं इन चीजों को? कितना मुश्किल आप लोगों के लिए होगा? क्योंकि एक तरफ लगातार राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों का जिक्र कर रहे हैं। श्रुति जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो योजनाएं होती हैं हर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, श्रुति जी की बात मैं अगर करूं, इन्होंने वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र, जब ये कांग्रेस सरकार यहाँ पर आई थी, हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। ये महतारी वंदन टाइप की स्कीम कांग्रेस सरकार ने भी लेकर अपने जन घोषणा पत्र में रखी, लेकिन 5 साल तक 5 रुपए किसी को महिला को नहीं मिला। वो भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न उठा रही है, लेकिन पहले अपने अंदर झांक के देख लीजिए कांग्रेस पार्टी कि 5 साल तक महिलाओं को धोखा देने की राजनीति किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। हमने कम से कम 70 लाख से ऊपर महिलाओं को पैसा देने का काम किया। आज किसी महिला का अगर मोबाइल का आधार मोबाइल लिंक नहीं होता तो उनके अकाउंट में नहीं गया है, वो निश्चित रूप से राशि चला जाएगा। आप अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ठीक है वासु साहब, श्रुति जी जवाब दीजिए। इन लोगों ने अपना वादा पूरा किया, आप लोगों ने 5 साल में क्या दिया? आप पे लाइव टीवी पे आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। जी वही दिनकर जी, मैं हमारे भाई वासु जी को कहना चाहूंगी कि निश्चित ही कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को समृद्ध बनाने का काम किया था अपनी अनेक योजनाओं के तहत, है ना। जैसे कि अनेक महिला समूह की बहनों का कर्जा माफ हुआ था, है ना, गोधन की जो योजना थी, इस प्रकार से अनेक योजना थी जिसके तहत कांग्रेस ने महिलाओं को समृद्ध बनाने का कार्य किया। और मैं वासु जी को कहना चाहूंगी कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होने के बावजूद और नाम पात्र होने के बावजूद ये समस्या आ रही है। वासु जी, आप एक बार धरातल में जाकर पता करिए। और आप महाजन सट्टा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अभी जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से चुनाव लेने के लिए जो चंदा, मैडम इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को तो चंदा मिला ही, मैडम इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा मिला है, ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को भी 1300 करोड़ के आसपास चंदा मिला है, ऐसा नहीं है। अब जिसको जो भी चंदा दे रहे हैं दोनों पार्टियों को मिला है।
जी मैं वही कहना चाहूंगी बात जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस डंडे का गलत उपयोग करी ना। भारतीय जनता पार्टी का तो विशेष रूप से नाम सामने आया है जो कि ऑथेंटिक है। ये लोग ईडी और सीबीआई के माध्यम से उन लोगों को डराने का प्रयास करते हैं जो इनको पैसा नहीं देते, फाइनेंशियली मदद नहीं करते। इस तरीके की मैडम वो चीजें ठीक है, लेकिन एक कहावत भी है कि जब अपने घर कांच के हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो आप लोगों ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत पैसे लिए हैं। वासु जी ये बात सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उद्योगपतियों का साथ देती है और उद्योगपति उनका साथ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना पिछले इस तरह ठीक है, जवाब ले लेता हूँ, समय की कमी है, जवाब ले लेता हूँ। वासु साहब जवाब दीजिए। उद्योगपतियों का साथ लेते हैं, पैसा लेते हैं और उन्हीं का फेवर करते हैं, आप पे आरोप लग रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे पलटी मारती है। इन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा क्या आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी, ये अंबानी अडानी से पैसा लेते हैं, अंबानी अडानी से पैसा लेते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट देख लेंगे तो उसमें उनका नाम ही नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं कि आपने जिनसे पैसा लिया उनके ईडी सीबीआई। ठीक है, मेरे को बोलने को सुन तो लीजिए आप। देखिए हमको 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ, 6,000 के अप्रोक्सीमेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 14,000 करोड़ विपक्ष के लोगों को मिला है। इन्हें हम लोग से ज्यादा आप अगर देखेंगे हमारे 303 सांसद हैं और लगभग आधे देश में ज्यादा हमारे राज्य सरकारें हैं। उसके बाद भी हमको 6,000 करोड़ का चंदा मिला और टीएमसी को एक जगह सरकार है उनको कितना मिला, 1,900 करोड़ का चंदा। कांग्रेस पार्टी को 1,400 करोड़ का चंदा। ठीक है वासु साहब, अनेक दलों को मिला। वासु साहब किसको कितना चंदा मिला ये डेटा है, इलेक्शन कमीशन के साइट पर देख लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटों पर कमल खिलने वाली है। लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति अलग है साहब। वो कह रहे हैं हर बड़े नेता को मैदान में उतारेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतर चुके हैं, कल फिर 5 सीटों पर को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें कुछ बड़े नाम आ सकते हैं और खास करके आदिवासी तबके हो या ओबीसी हो, उनके फेवर की बात लगातार कांग्रेस उठा रही है। कितना मुश्किल आप लोगों के लिए होने वाला है लोकसभा चुनाव? देखिए हर लोकसभा चुनाव में इनके कांग्रेस के हर बड़े नेता उतर के, स्वयं भूपेश बघेल भी जब रायपुर लोकसभा चुनाव लड़े थे तो वो हार चुके हैं। हमको बड़े नेता से मतलब नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है छत्तीसगढ़ में 100 दिन की सरकार में। और नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है देश के प्रति। उन्होंने कहा था भैया 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर में लाने का काम किया, 11 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ से नल जल की शुद्ध पानी मिलने लग गया, 5 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास योजना मिल गया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ठीक है श्रुति जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं आशीष साहब के पास जा रहा हूँ, आपके पास आऊंगा मैं। आशीष साहब मैं आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कांग्रेस कल अपने 5 सीटों के उम्मीदवारों को लेकर भी ऐलान कर देगी, उसके बाद का पूरा माहौल क्या होगा? क्योंकि ग्राउंड पे किसका वेव चल रहा है ये आप लोग लगातार देख रहे हैं। और ऐसे में जब 6 सीटों पर कांग्रेस ने अनाउंस किया है, 5 उम्मीदवार को बदल दिया, सिर्फ एक उम्मीदवार जो कि ज्योत्सना है, शायद जितना मैंने पढ़ा है ज्योत्सना है, उनको रिपीट किया गया है। तो कैसे देखते हैं कि 11 उम्मीदवारों में से 2 एक दीपक वैज हो सकते हैं रिपीट, एक ज्योत्सना, और राजनांदगांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पिछली बार इस बार हार चुके थे विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में कितना टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? आशीष साहब आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए कांग्रेस भाजपा ने भी सिर्फ 2 ही अपने सांसदों को रिपीट किया है। एक तो हम देखते हैं राजनांदगांव से संतोष पांडे जी को एक बार दोबारा मौका दिया गया है। उसी तरह से कांग्रेस ने अपने एक सिटिंग सांसद ज्योत्सना महंत को कोरबा से उतारा है और चूंकि भाजपा ने वहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी थी, सरोज पांडे को वहां से चुनाव मैदान में उतारा था, तो 2 महिला नेत्रियों के बीच वहां पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आपने अनुमान लगाया जिस तरह से दीपक बैज का नाम संभावित प्रत्याशियों में चल रहा है, दीपक बैज चुनाव जीते भी हुए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें देकर कांग्रेस भी। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड में आप बात को रख दीजिए, समय की कमी है सर। जी तो ऐसे में एक ट्रेंड जो चला हुआ है कि प्रत्याशियों को बदलना, विनिंग कैंडिडेट देखना, उस तरफ इस समय राष्ट्रीय दलों का रुझान इस तरह से रहता है कि हमें विनिंग कैंडिडेट देखना है, समीकरण एंटी इनकम्बेंसी के से बचे ताकि उनका उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए ज्यादा मौका मिले। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर सांसदों को बदल दिया जाता है। जी ठीक है, वक्त फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। वासु साहब, आशीष साहब और श्रुति जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की सियासी रण में कौन 2024 में बाजी मार जाता है, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। हर बड़े नेता को इस बार चुनाव लड़ने आने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और प्रधानमंत्री का नारा 400 पार और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने की है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।